आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लेट नाइट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप सभी अपने अपने कार्य निष्पादन और दीपावली के लिए अपने जो कस्टमर बेस में आप गिफ्ट वगैरह बांट रहे होंगे। श्रीमंतो जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यस सर, गुड इवनिंग सर सर। आवाज बहुत कम आ रही सर। नमस्कार सर। नमस्ते। आवाज़ कम आ रही है? जी। वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। आवाज़ में जो है कमी है, हमारे साथी का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। हेलो गूगल, आवाज़ बढ़ा दिया जाए। अब सही है? अब आवाज़ आ गई होगी। तो दीपावली का टाइम है, आप बेहतरीन तरीके से गिफ्ट बांटने में लगे होंगे और खुशियां बांट रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सीजन है जहां पर अगर जो जीडीपी का जो सदुपयोग आपको दिखता होगा। और दीपावली चूंकि भारत सांस्कृतिक परंपराओं का देश है, तो यहाँ पर एक आस्था और उत्सव जो है वो जुड़े हुए हैं। और उस आस्था और उत्सव में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत में रहने वाले लोग इसी समय में खरीदते हैं और अपने परिवार के साथ उसको जो है खुशी मनाते हैं। तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आपको एहसास होना चाहिए कि खुशियां बटोरते बटोरते पूरी उम्र गुजर गई, पर खुश ना हो सके, तब जाके कहीं एहसास हुआ कि खुश तो वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो आप को लग रहा होगा कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे का एक अर्थ देखिएगा, है ना? अच्छे लाल जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक अच्छे वॉल्यूम जी से? सर नमस्ते। जी सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, अच्छे लाल जी। है ना? देखो, अच्छे लाल जी जी आ गए, है ना? हमारे अच्छे लाल जी के लिए मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा है, चाय पानी की व्यवस्था कराएंगे सबके लिए, है ना? जी सर जी सर जी सर बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी आपको बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि अभी हमारी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत लेट घर आते हैं। तो आपकी जो ये मेहनत है किसी के घर में रौनक खुशी के रूप में जा रहा है, आप इस भाव से, क्योंकि अभी एक कर्मयोगी की ट्रेनिंग भी चल रही होगी आप लोगों में, है ना? कर्मयोगी की ट्रेनिंग भी चल रही होगी। तो उसमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक सेवा भाव और लास्ट माइल तक जो बेनिफिशियरी के पास जो चीज़ पहुंच रहा है उसको एहसास करके देखिए। और हमेशा आप प्रार्थना करते रहिए कि आपके जो सेवा में या जो भाव है आपका, उससे किसी को लाभ पहुंच रहा हो। इसी उद्देश्य के साथ हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, बहुत सारी जानकारियां आपको सीखने मिलेंगी। छवि जी नमस्ते कर रहे हैं सभी को। आप सभी को छवि सरकार जी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बंगाली नमस्कार, वेस्ट बंगाल से हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं और सीखते रहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की एक विशेष बैठक होती है और जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होती है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज के सेशन में मिलेगा। और क्या क्या आरबीआई ने नए फ्रेमवर्क दिए हैं अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में, क्या उन जो भी पॉलिसी स्टेटमेंट में जिक्र करते हैं वो बदलाव को दिखाते हैं। साथ ही मौद्रिक नीति समिति कैसे काम करती है, ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं हम सीखने के लिए? अच्छे लाल जी, हाँ बोलिए, हम तैयार हैं, ऐसा बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल तैयार है सर। चलिए। बिल्कुल तैयार है सर। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ बिजन जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, आपका रहना बहुत जरूरी है। देखो, आपके रहने से जगन्नाथ भगवान आ जाते हैं ना। तो भाव है। और हम पार्टनर बनाते हैं अपने साथ में जो भी है एक इष्ट देवता को। ताकि पार्टनर क्यों बनाते हैं विजन जी, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, किसी को भी पार्टनर क्यों बनाते हैं हम लोग? कुछ कुछ सही, उनके वजह से कुछ सही काम हो जाए, खुश हो जाए, कुछ उन्हीं के हिसाब से हो जाएगा, हाँ मिल जाएगा कुछ। हाँ, ये थोड़ा अच्छा बताया, लेकिन मैं उनको बता दे रहा हूँ, क्योंकि पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना,
वो क्या होती है, जॉइंटली होती है और सेवरल होती है। मतलब वो कुछ भी एक्ट करेगा आपको लाइबल बना देगा, तो वो अच्छा काम करेगा तो उसकी उसके लिए आपको फायदा हो जाएगा। ये पार्टनरशिप का वो है, इसीलिए हम लोग अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो जैसे आप लोग कोई अच्छी जानकारी बता देते हो तो अंकिता जी को फायदा हो जाता है, किसी और को, अजीत जी को फायदा हो जाता है। तो आज सरल तरीके से आपको आरबीआई मॉनेटरी जो कमिटी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले स्लाइड पे चलते हैं, आपका ध्यान चाहूँगा सरल तरीके से। आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, मैं बातों बातों में आपको सिखा दूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है जो महत्वपूर्ण संस्थागत बैठक कराती है। भारत में जो महंगाई की दर है, उसको नियंत्रित करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। महंगाई की दर है, साथ ही साथ सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल जाए, इसके लिए जो पॉलिसी दरें तय की जाती हैं उसमें एक बेंचमार्क जो होता है वो ब्याज दर होते हैं, उसका डिसीजन लेना, उसको तय करना इनका मुख्य काम होता है। तो आप देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक इंस्टीट्यूशनल मीटिंग्स जो है अरेंज करती है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होते हैं, ये 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें 3 आरबीआई के होते हैं, 3 बाहर के सदस्य होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और वो हाईली एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड और फील्ड में जो है दक्षता प्राप्त सदस्य होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो 3 आरबीआई के सर होते आवाज हैं। नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, बहुत ही स्लो आ रही सर। अच्छा, नहीं तो सर, आवाज ठीक दो, है सर। श्रीमंत जी आवाज दीजिए उनको। ठीक है सर, एकदम सही है सर। सर सही। सही है सर, आ सर रही है। मेरा इसमें क्या हुआ सर, देखता हूँ सर। आवाज क्लियर सर। बताइए, है आवाज तो हमारी ही शानदार आती है ना? आवाज ही तो है सब चीज। मैं तो एकदम दूर में हूँ, फिर भी आपसे अच्छा से कांटेक्ट हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, और अगर अंजाम ऐसा है तो इंतजाम कैसा होगा। अगर आपकी आवाज बेहतरीन है तो सुनने वालों के लिए आंख बंद कर लें तो भी वो बेहतरीन तीरंदाज होगा, बेहतरीन तीरंदाज होगा, है ना श्रीमंत जी? वाह सर वाह। है ना, वो क्या बोलते हैं, शब्द भेदी बाण लगाते हैं ना, आवाज इतना बढ़िया है उसको निशाना लगा देते हैं। तो आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सवाल सर, पर हम आपकी आवाज तो हमारे कंचनजंगा हिल तक सुनाई देगी। हाँ, ये है ना श्रीमंत जी। तो चलिए, मैं आपको सरल तरीके से बता रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारतीय रिजर्व बैंक की एक संस्थागत बैठक करने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति होती है, जो भारत में महंगाई दर को नियंत्रित करने का लक्ष्य को जो है सुनिश्चित करती है। साथ ही भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंचमार्क जो इंटरेस्ट रेट है उनको तय करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 बाहरी सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और इनकी हर दूसरे महीने बैठक होती है। जैसा कि मैंने बताया, इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। मूल्य स्थिरता, मतलब जो भारत में महंगाई की दर न बढ़ने पाए, या उसका एक दायरा होता है 4% ±2% के टॉलरेंस बैंड में बनाए रखना। 4% जो है निर्धारित दायरा है, ±2% का एक टॉलरेंस बैंड है, उसको बनाए रखना। साथ ही देश के लिए, जो अब देश विकासशील देश से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो उसकी आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना, उसे संतुलित रखना, और उसको विकसित की श्रेणी में ले जाना, जो सरकार की योजनाओं के मुताबिक वो जो है ब्याज दर तय करती हैं। इस बैठक में, नियमित बैठक हर दूसरे महीने होती हैं, और इसमें समिति के जो सदस्य हैं वो बैठक में चर्चा करते हैं और बहुमत के आधार पर अपने फैसले देते हैं। इसमें जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आई जहां पर बराबर बराबर वोटिंग हुआ तो उनका जो है निर्णायक वोट होता है। और इसकी जो बैठक होने के तीसरे दिन इसके गवर्नर जो हैं समिति के फैसलों की घोषणा करते हैं, और 15 दिन के बाद स्टेटमेंट आता है।
इस समिति की बैठक की जाती है ताकि सरकार जो है समिति के द्वारा लिए गए जो निर्णय हैं उनको पारदर्शिता के साथ और देश के सामने वो रख पाए, और जो फैसले लिए गए हैं, नीतिगत निर्णय लिए गए हैं जिसमें पॉलिसी रेट और रिजर्व रेट हैं, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करें ताकि वो समिति जो है उस सारी चीज़ों को करके उसको अपना एक्शन ले। ये इसलिए ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रखी जाती है। तो इस स्क्रीन में से आपको ये याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ये कमेटी बनाई गई है, स्थापना की गई है, जो कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसी रेट डिसाइड करने के लिए और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और देश के अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए, ऑब्जेक्टिव के साथ ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए ये तय करती है, जो कि इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको बता दिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं, 3 बाहर के होते हैं। आरबीआई के गवर्नर इसमें चेयरपर्सन होते हैं, और जो 3 बाहर के मेंबर हैं उनको गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करते हैं, और डिसीजन जो है मेजॉरिटी वोट के साथ होती है। अगर दोनों के वोट बराबर हो गए तो फिर गवर्नर वोट देते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें बता चुका वही चीज़ें आएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन होंगे, डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो यहाँ पर मेंबर होंगे उसमें, और आरबीआई के जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होंगे, जहाँ ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर होते हैं, या कभी कभी जनरल मैनेजर भी होते हैं, तो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरबीआई के। तो 3 आरबीआई के ऑफिसर हो गए, आरबीआई के जो अपने गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 3 गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड जो हैं होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या अच्छे जो देश के जाने माने हस्तियां हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको वो रखते हैं। चलिए, तो अब ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक देखिए। इस साल की जो बैठक के शेड्यूल इस प्रकार के हैं। अप्रैल 7 से अप्रैल 9 बैठक हुए थे अप्रैल महीने में, फिर उसके 2 महीने बाद जून में बैठक हुए थे 4 से 6 जून, अगस्त में 4 से 6 अगस्त। अभी जो सितंबर अक्टूबर का जो बैठक है वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हुआ। फिर पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो आया, और अभी जो अजीत जी क्या पूछ रहे हैं? 6 मेंबर। सर ये पूछ रहे हैं कि आरबीआई का गवर्नर इंक्लूड करके 6 मेंबर होता है क्या सर? हाँ हाँ, इंक्लूड करके 6 मेंबर होता है, इंक्लूड करके 6 मेंबर होगा। ठीक है, 3 आरबीआई के होंगे और 3 जो होंगे वो बाहर के होंगे, उनको मिला के है। ठीक है। सर एमपीसी का चेयरमैन तो आरबीआई ही ना होगा? हाँ, आरबीआई के गवर्नर होता है उसका चेयरमैन। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर जो बैठक होगा, अभी जो बैठक हुआ है 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर 2025 में। अगला बैठक दिसंबर में होगा, फिर अगला बैठक फरवरी में होगा। इस फाइनेंशियल ईयर के बैठक हैं। तो ये जो बैठक हुआ है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर 2025 में, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, और वो अनाउंसमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डिटेल तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जानकारी के लिए मैं साझा करता जाऊंगा, आप सुनते चलिए। मीटिंग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में हुआ था। ऑब्जेक्टिव आप जान गए कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर दूसरे दूसरे महीने बैठती है, तो इनके पास कम समय होता है। ये क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मीटिंग क्या क्या सर्वे करता है, तो वो सर्वे क्या करता है, कस्टमर डिमांड को देखता है, कस्टमर किस तरह से क्या चाह रहा है, कस्टमर की इच्छा क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने 3 तरह के सर्वे करते हैं। आरबीआई जो है 3 तरह का सर्वे करता है। वो सर्वे क्या करता है कि हाउस होल्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है, जो भारत में है। हाउस होल्ड जो है, कोई घर चलाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि इन्फ्लेशन के लिए। फिर उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कराते हैं। अर्बन में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कराते हैं, फिर रूरल में भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कराते हैं। ये इस तरह के सर्वे हैं कि
एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन में एक साल पहले क्या था, प्राइस लेवल क्या था, कस्टमर का जो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस कितना आएगा, एक्सपेक्टेड चेंज क्या ले सकते हैं, इकोनॉमी को आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए सर्वे किया जाता है। फिर एक इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे भी किया जाता है। तो तीन तरह के सर्वे किए जाते हैं, और एक आध एक्सटर्नल सर्वे भी किए जाते हैं। तो तीन सर्वे जो हैं आप मान के चलिए, एक सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे करते हैं, और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे करते हैं। और उस सर्वे के बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमको पॉलिसी रेट कैसे करना है, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। दो तरह के रेट डिसाइड करते हैं। एक होता है रिजर्व रेट्स, जिसमें सीआरआर और एसएलआर होते हैं। वो रिजर्व रेट इसलिए है क्योंकि वो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं कि कहीं भी बैंक में या लोगों ने ट्रस्ट किया है पब्लिक के पास, तो वो जिस संस्था में पूरे देश की जनता का पैसा रखा है वहाँ स्टेबल हो, वहाँ ऐसा ना हो कि कल लिक्विडिटी क्रंच आ जाए या एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाए। इसीलिए वहाँ पर एक रिजर्व रेशियो रखा जाता है, सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं। और एक होता है पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स जो है, सरकार जो है उसके योजनाओं को देखते हुए ये जो सर्वे आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करती है कि कस्टमर का, हाउस होल्ड का एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका डिमांड क्या है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस क्या है, या पैसे की ज़रूरत कहाँ है। इसलिए वो पॉलिसी रेट डिसाइड करता है। रेपो रेट कम कर देना मतलब बाजार में पैसा ज़्यादा भेजने चाहते हैं। रेपो रेट बढ़ा देना मतलब बाजार में ज़्यादा पैसा उसको सोखना चाहते हैं, लिक्विडिटी को कम करना चाहते हैं। तो इस तरह की है, जैसे रेपो रेट कम हो गया तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह का कंट्रोल है। ये फ्रेमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि जो मुद्रास्फीति है उसका लक्ष्य 4% प्लस माइनस टॉलरेंस बैंड 2% को मेंटेन करना। तो ये उद्देश्य के साथ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको फ्रेमवर्क याद रखिए। इन्फ्लेशन का टारगेट है 4 ± 2%। ऑब्जेक्टिव जो है प्राइस स्टेबिलिटी का है। तो अभी तक के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन सवाल बने हैं। पहला सवाल, ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की जाती है, 6 सदस्य होते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि छोटे स्तर पर आता है। तीसरा क्वेश्चन जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कोई साथी बताएगा कौन सा सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा? पूछा जाता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या है अजीत जी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की फ्रीक्वेंसी? बाई मंथली सर, बाई 6 महीने मंथली। पे एक बार। बाई मंथली। प्लीज। जब आप डिटेल में उस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो एक और बात आती है वहां पर, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब बाई मंथली है तो कितनी बैठकें होनी है साल भर में, आप बताइए। 6। 6। 6 होनी चाहिए। लेकिन पॉलिसी में एक जगह वहां पर लिखा है कि 4 बैठकें होनी है। तो हमारे साथी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से दीजिए, वो कम से कम 4 लिखा है उसमें। कम से कम 4। तो वो पॉलिसी जो है बहुत पहले की है, कम से कम 4 बैठकें होनी है। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जाए अभी अगर एग्जामिनेशन में, तो आप बाई मंथली फ्रीक्वेंसी लिखिएगा। और कितने बैठक होते हैं साल भर में, तो 6 बैठक आप लिखिएगा, सही करिएगा, क्योंकि वो 4 वाला सवाल अभी नहीं पूछ रहे हैं, आज से 5 साल 6 साल पहले पूछता था। चलिए, ये बात हो गई। अब कुछ की पॉलिसी रेट्स देख लीजिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला स्क्रीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट 5.5% है, जिसे अनचेंज्ड रखा गया। आप देखे होंगे पिछले जो मिनट्स जो आए थे आरबीआई पॉलिसी के, तो न, जो मीटिंग अक्टूबर में हुआ था उसमें उन्होंने पाया कि जो भी रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा जाए। तो पहले चूंकि जितना कम किया गया है वो कम कर दिया था पहले से ही, रेपो रेट में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वे के आधार पर ये निर्णय लिया कि जो रेपो रेट है, जिसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकें
जो है लोन लेती हैं उसे रेपो रेट कहते हैं, और इसको 5.5% बरकरार रखा है, और उन्होंने कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया है। अब आपने देखा होगा कि पहले ही इसमें, अगर 2025 में देखेंगे साल में, तो कितनी कटौती कर चुके हैं पहले बताइए। पहले 6.5% था, जिसमें कि 2 बार कटौती कर दिया गया। अब 1% कटौती ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए आरबीआई के गवर्नर जो संजय मल्होत्रा साहब हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस समय जो पॉलिसी कमेटी की बैठक में एक न्यूट्रल रुख रहा कमेटी के मेंबर्स का, और उन्होंने जो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया, क्योंकि पहले से ही इसमें काफ़ी बदलाव किए गए थे। चलिए, तो ये रेपो रेट 5.5%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25%। हाँ, कोई साथी बताएगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? हाँ, अजीत जी बताइए जरा थोड़ा, जैसा भी जितना जानते हैं, स्टैंडिंग जो डिपॉजिट फैसिलिटी उसको सरल भाषा में कैसे आप समझा पाएंगे? रिवर्स रेपो रेट है क्या सर ये? हाँ हाँ, रिवर्स रेपो रेट है क्या? रिवर्स रेपो रेट है, नहीं। लेकिन उसका रिवर्स रेपो रेट का अपग्रेड है वो, मतलब थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लाया भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्या होता है, बैंकें डिपॉजिट लेती हैं और उस डिपॉजिट को लोन देते हैं, ठीक है। जैसे हम आरबीआई से लोन लेने जाते हैं तो रेपो रेट लगता है, और अगर हमारा पैसा आरबीआई के पास रखेंगे तो रिवर्स रेपो रेट लगता है। तो ठीक उसी कॉन्सेप्ट को, अब जब बैंकें आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट रहेगा, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों को मिलेगा बताइए? सेविंग के जितना, 3.35%, ठीक है। तो उसी को, अब तो इसलिए बैंकें वहां पर रिवर्स रेपो में नहीं रखेंगे, उनको नुकसान होगा। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कहा कि अगर बैंक के पास कोई एडिशनल मनी है, एडिशनल लिक्विडिटी है, तो वो बिना कोलेटरल के वो आरबीआई को दे सकता है। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। मतलब बैंकों का जो अतिरिक्त पैसा है, एडिशनल मनी है, वो सुरक्षित रूप से आरबीआई के पास रख दे और ज़्यादा ब्याज दर अर्जित कर ले। इसका उद्देश्य यही है कि बैंकिंग प्रणाली में अगर ज़्यादा लिक्विडिटी है उसको कम करना और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। बात समझ में आई तो बोलिए हो। इसका फायदा ये हुआ कि इसमें कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है, है ना? समझ में आया श्रीमंतो जी आपको? यस सर। लेकिन सर यहाँ जब आपने जो बोला सर मिनिमम अमाउंट रखना है, तो ये तो एक तरह से इसमें सीआरआर भी तो नहीं नहीं, कैश रिजर्व। ये सीआरआर नहीं है। देखिए स्टैंडिंग फेस, देखो क्या होता है, जैसे रेपो रेट 5.5% है। रेपो रेट में क्या होता है कि हम, रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेस जो है वो ऑप्शन के साथ। परचेज ऑप्शन, हाँ, रिपर्चेज रीपर्चेस। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन रेट सर। रीपर्चेस और जो करते हैं रेपो ऑप्शन। रेट उसका, उसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक से हम पैसा लेते हैं, लेकिन हम कोलेटरल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के वहां पर रखते हैं, इस उद्देश्य से कि उसको कुछ समय बाद वो भुंजा लेंगे, खरीद लेंगे। उसको रीपर्चेस ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट है। अब सोचिए कि जितना रुपया लेंगे उसका कोलेटरल रखेंगे, और कोलेटरल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो क्या फायदा हुआ? पैसे को तो उतना ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर उस कोलेटरल सिक्योरिटी को हटा दिया, और कोलेटरल सिक्योरिटी को हटाने के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया। तो रेपो रेट का मतलब है रीपर्चेस ऑप्शन रेट, मतलब रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट है ऐसा दर जिसमें कि जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंक्स को जो है पैसा देता है, और एक एग्रीमेंट करता है कि जो सिक्योरिटी जो उसने बेचा है उसको वो कुछ समय बाद फिर से फ्यूचर डेट में खरीद लेगा, ठीक है। कि जो सिक्योरिटी बेचा है, जैसे क्या होता है, सिक्योरिटी बेचा है किस, तो वो पैसा दिया है तो उसको फिर से खरीद लेगा, पैसा वापस
जो है वो उसको रीपरचेस कर लेगा, इसीलिए यहाँ पर रेपो रेट रहता है। तो सर यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो डिमांड लाइबिलिटीज के फॉर्म में रहता है क्या सर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है, बॉन्ड्स आएगा बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के, है ना, डिबेंचर्स। डिबेंचर आएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल्स आएंगे, है ना। तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट वाले यूनिट में, ठीक है, प्राइवेट वाले में नहीं। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो प्रतिभूति होते हैं, सरकारी प्रतिभूति, उदाहरण के तौर पर आप ले लो ट्रेजरी बिल्स हैं, नंबर वन में ज़्यादा जो ट्रेजरी बिल्स हैं। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है आप बताइए तो? ट्रेजरी बिल एक सेशन में अलग से बताऊंगा इसके लिए आपके लिए। ट्रेजरी बिल के लिए, ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है ना। शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर का होता है। मैच्योरिटी इसकी 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज होते हैं। डिस्काउंट रेट पर होता है, तो ट्रेजरी बिल हो गया। दूसरा सिक्योरिटी क्या होता है? जी सिक्योरिटी बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी। सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म वाले अगर कोई सिक्योरिटी इशू करता है, तो वो कितने साल तक करता है? जी सिक्योरिटी में 40 साल तक करता है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और क्या हुआ? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की सिक्योरिटी होती है। कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना। ऑयल बॉन्ड्स हैं, उदय बॉन्ड्स हैं, ये सारे जो हैं गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज होते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सिक्योरिटी रखने पड़ते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये कहता है कि बैंकों के पास एडिशनल पैसा है तो आरबीआई के पास रख दें, 5.25% देंगे, लेकिन इसके लिए कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कि अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपया कोई बैंक आरबीआई को देता है, आरबीआई को पैसा दे दिया, तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 करोड़ रखना पड़ता था कोलेटरल, तो वो हट गया, इसीलिए ब्याज दर ज़्यादा देते हैं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा रेट है, सपोज बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच आ गया, आज ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत पड़ गई, सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है या एसएलआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो जो ओवरनाइट लिक्विडिटी क्रंच है उसको मैच करने के लिए उसको एक एमएसएफ रेट के आधार पर पैसे प्रोवाइड होता है, जो ओवरनाइट देते हैं उसको एमएसएफ रेट कहते हैं। रेपो रेट जो है वो 15 डेज तक के जो शॉर्ट, बहुत छोटे पीरियड के लिए जो लोन होते हैं उसमें रेपो रेट लगता है। और जो बड़े अवधि के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो बैंक रेट से दिए जाते हैं, जो 5.75% है। डिस्काउंट रेट्स पर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी के डिस्काउंट के रेट पर, वहाँ पर बैंक रेट पर लोन दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर सवाल रेपो रेट से पूछता है। रेपो रेट क्यों पूछता है? क्योंकि इसको रिटेल लैंडिंग के साथ ऐड किया गया है। साथ ही साथ इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मनी कंट्रोल का एक मैनेजमेंट टूल की तरह माना गया है। रेपो रेट के आधार पर सीधे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ावा मिलता है। और बैंक रेट 5.75% है, जो अनचेंज रखा गया है इस बार। सीआरआर एक ऐसा रेशियो है जिसमें बैंक अपने नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का इतना हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखेंगे, 3.50। और एसएलआर जो है, ये सीआरआर जो है कितने परसेंट तक करने के लिए आरबीआई ने बोला है जी? अभी अब पहले से ही गाइड किया है सीआरआर को। 2% सर। 3% तक ले जाने के लिए कहा है ना। 3% तक इसको करेगा। सीआरआर कम तो करने का मतलब क्या है बताइए? सीआरआर कम करने का मतलब है बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक, मार्केट मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो करना। हाँ, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। जो पैसा आरबीआई के पास बैंक के रख रहते हैं वो मार्केट में चला जाएगा। तो जब मार्केट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होता है, बिजनेस में जाएगा या कोई कंजम्पशन में जाएगा, है ना। सर पहले तो 4% था, फिर इसको धीरे धीरे थ्री धीरे पॉइंट धीरे फाइव में ला दिया। कम किया जा रहा है, क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित भारत में ले जाना है ना। तो इसीलिए मार्केट में देखिए अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इस सेशन के आखिरी तक आएंगे तो आपको बहुत सारे रिफॉर्म्स को सुनने मिलेगा। तो सीआरआर जो है 3.50% अनचेंज रखा गया है। एसएलआर 18% है। एसएलआर जो है क्या है, कोई साथी बताएंगे? स्ट्रेच लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर जो होता है, भारतीय रिजर्व बैंक ये कहता है बैंकों को
कि अपने नेट और डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखें। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो डेफिनेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अंडर 24 सेक्शन में की गई है। और सीआरआर की जो व्याख्या है वो रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में 42A सेक्शन में की गई है। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का डिपॉजिट बैंकों के पास है उसका 3.5% कैश के रूप में आरबीआई के पास रख देंगे। और एसएलआर का मतलब होता है कि बैंकों को मिनिमम उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18% लिक्विड एसेट के रूप में रखना होगा। एसएलआर लिक्विड एसेट हो गया और सीआरआर जो है कैश हो गया। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होगा, जिसमें कैश भी लिक्विड एसेट आता है, गोल्ड भी आता है, और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। याद रहेगा, तीन चीजें याद रहेंगी श्रीमंत जी। सर क्या रहेगा, सीआरआर का मतलब क्या है बताइए, सीआरआर मतलब कैश। हाँ, सर मिनिमम सीआरआर तो ये है हमारा कैश रिजर्व रेशियो जो मिनिमम सीआरआर का मतलब है कि बैंकें कैश रखेंगे आरबीआई। रखेंगे। ठीक, अगर नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का सर, लाइबिलिटी का। तीन और परसेंट एसएलआर का मतलब होता है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का लिक्विड एसेट रखेंगे। लिक्विड एसेट में तीन चीजें होती हैं मुख्य रूप से, याद रख लीजिए। एक होता है कैश, यस। दूसरा गोल्ड होता है, और तीसरा क्या होगा, जी सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया जी। और सीआरआर में कितना इंटरेस्ट मिलता है? जीरो। जीरो। थ्री थ्री पॉइंट नहीं मिलता सर। हम्म। इसका उद्देश्य सीआरआर और एसएलआर का भारतीय रिजर्व बैंक का ये है ताकि जो बैंक है ना उनकी सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी जो है इंश्योर हो। मतलब कल के अगर बैंक को कोई पैसा जमा किया मांगने जाए ना तो वो बैंक डूब ना जाए, बैंक लड़खड़ा ना जाए। उनकी लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी क्या होता है, पे करने की दक्षता। शॉर्ट टर्म जो अपने अपना लाइबिलिटी है उसको पे करने की दक्षता। और साथ ही साथ जो इसको रखने से क्या होता है कि कुछ पैसा अपने पास रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ है जो बीच बीच में रिजर्व बैंक रिलीफ देता है ताकि आप क्रेडिट एक्सपेंशन इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर पाओ। और एक उद्देश्य ये है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनमें इन्वेस्टमेंट हो आपका। नहीं तो कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ मैंडेटरी रख दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होगा, उसका यूज गवर्नमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, है ना। और साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, ये स्क्रीन बहुत सर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ सर जी। कोई बैंक दिवालिया होता है या दिवालिया नहीं घोषित होने से पहले तो सीआरआर को देखा जाता है ना कि उसका सॉल्वेंसी रेशियो कैसा है, उस हिसाब से ही तो उसको रेड सिग्नल ये दिया तो जाता है ये ना तो सर। मैंडेटरी चीजें हैं, ये तो रखना ही होगा। उसके बाद भी अगर दिवालिया हो गया तो फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो आपका डीआईसी जीसी से मिलता है। लेकिन बैंक तो कुछ भी हो सकता है। आप पीछे पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत सारे बैंक हैं धराशायी भी हुए हैं। ये सब कंट्रोल्स हैं, ये जो आज का सेशंस में हम लोग ये कर रहे हैं। मार्केट में स्टेबिलिटी हो, मार्केट में जो चीज़ें पैसे से क्रिएट की जाती हैं, उत्पादन, और उस उत्पादन को कैश के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, पूरा ऑपरेटिंग साइकिल। उस बीच में जहाँ भी पैसे की ज़रूरत हो वहाँ पैसा पहुँचे, और पैसा पहुँचने में उसकी लागत कितनी हो उसको बोलते हैं ब्याज दर। तो ब्याज दर को निर्णय लेने में ये काम आता है। तो ये रेट्स हैं जो कि उनके रस्सी होते हैं जिससे कि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं कि कहाँ पैसा को खींचना है, कहाँ पैसे को लिक्विडिटी को कम करना है, कहाँ लिक्विडिटी को ज़्यादा करना है। तो ये रेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें ज़्यादातर जो रेट रेपो रेट का पूछता है, और फिर कई बार मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी पूछ लेता है। सीआरआर का सबसे ज़्यादा पूछता है, एसएलआर का कम पूछता है क्योंकि एसएलआर का चेंजेस कम होता है। एसएलआर का आप बताइए सबसे मैक्सिमम एसएलआर का फ्लोर क्या है? मैक्सिमम 40 एसएलआर 40%। 25% सर। 40%। 24%। 40% है ना। 40%। मैक्सिमम एसएलआर 40%। 40%। चलिए बढ़िया। तो अगले तो स्लाइड सर पर एसएलआर चलते हैं। जितना बढ़ेगा सर, सर हाँ एसएलआर जी। जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा सर, लिक्विडिटी मतलब अरे बढ़ेगी क्या? एसएलआर बढ़ा देंगे, अभी 18% एसएलआर है। अगर एसएलआर 20% कर देंगे, 40% तक कर सकते हैं। चलो 40% कर दे तो आप लोन क्या दीजिएगा? आपके पास 100 करोड़ का रुपए है,
100 करोड़ में आपने 3.5 करोड़ कैश के रूप में आरबीआई में रख दिया। 100 करोड़ की डिपॉजिट है, उदाहरण के तौर पर 100 करोड़ की डिपॉजिट है। 3.5 करोड़ तो आपने आरबीआई के पास कैश के रूप में रख दिया, प्लस 40 करोड़ अगर 40% अगर कर दिया, तो 40 करोड़ तो आपने फिर लिक्विड सिक्योरिटी के रूप में रख दिया आरबीआई के पास। आपका बचा कितना? 40 43 पे ना, 57 56 करोड़ बचा। तो 56 करोड़ में आप क्या कितना लोन दीजिए? सीडी रेशियो कैसे मेंटेन करेंगे? ये बात है, ठीक है। लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा ना सर? आप क्रेडिट एक्सपेंशन कैसे करोगे? ओके सर। पॉलिसी इंस्टेंट ये है कि जो इस बार का जो इस बार रहा कि उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहेगा। और इस बार की वोटिंग में देखिए 5:1 जो है, एक व्यक्ति विपक्ष में मतलब रहे, बाकी सब के सब वोटिंग जो है मेजॉरिटी में चला गया। मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट थे, उन्होंने ये कहा कि इस बार न्यूट्रल है। नीति निर्धारित जितने दरें हैं उनमें हम न्यूट्रल रहेंगे। पहले ही हमने काफ़ी चेंज कर दिया, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी मार्केट में बना हुआ है, इसलिए हम रेट्स को वही रखते हैं। इसमें 5:1 की वोटिंग हुई और ये पारित हो गया। अब अगर इन्फ्लेशन का एक आउटलुक देखिए सरल तरीके से, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन है 2025-26 का, वो 4.5% रखा गया। पूरे फाइनेंशियल ईयर का 4.5% का इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रखा गया। Q2 में 4.4%। और अभी क्वार्टर जो अभी 2 चल रहा है सितंबर वाला, इसमें 4.4% है। Q3 का टारगेट है 4.56%। और लास्ट क्वार्टर का जो टारगेट है 4.5%। तो ये जो आपका ये लक्ष्य आउटलुक है उस तरह का है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। जबकि आपको मेंटेन करना है 4 ± 2 में। रिस्क क्या क्या है? फूड प्राइसेस का रिस्क है, फिर आपके पल्सेस, वेजिटेबल, सेरेल्स, इसमें जो है आज शॉक्स आ सकते हैं। इसमें ये रिस्क कुछ उनको इंडिकेशन मिला है इस बैठक में। साथ ही जो कोर इन्फ्लेशन ईजिंग ग्रेजुअली, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो उसमें उन्होंने न्यूट्रल देखा है कि थोड़ा सा ग्रेजुअली ये इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगा, इस तरह की बातें उनमें देखी गई है। जीडीपी जो होता है, उसमें जीडीपी के लिए देखिए इसमें 7% का फाइनेंशियल ईयर का लक्ष्य रखा गया है। क्वार्टरली Q2 में 7.2%, Q3 में 6.9%, और Q4 में 6.8%। और जो जीडीपी और ग्रोथ के लिए जो ड्राइवर्स हैं जो इसको हकाल कर ले जाते हैं, उनमें है अर्बन डिमांड, रूरल रिकवरी, रोबोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जीडीपी है। जीडीपी जो कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी किसी देश के लिए, आप देखिए इसके लिए आपको एमएसएमई में किया गया है, एमएसएमई में कितने बदलाव किए जा रहे हैं इस बार। तो आप लोग जानते भी होंगे कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है किसी देश का, एक फाइनेंशियल ईयर में, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में ना, तो किसी भी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में, आमतौर पर एक वर्ष में, उत्पादन किए गए सभी वस्तु सेवाओं के कुल जो वैल्यू है उसको जीडीपी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज का काम करते हैं। तो एक साल के भीतर एक में अगर जितना भी उत्पादन वस्तुओं का हुआ है या सर्विसेज का हुआ है, उसका टोटल वैल्यू कितना है, वो जीडीपी होता है। ये किसी भी देश के जो टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मापना होता है, इसका माप होता है। जीडीपी क्या बताता है कि हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है उस किस तरह से संकेत दे रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। जीडीपी घटने का मतलब है आर्थिक मंदी या गिरावट हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए आप अगर ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो टोटल रियल जीडीपी ग्रोथ जो है अब 7.50% है। और यहाँ पर जो है ये अनुमान लगाए गए हैं कि क्वार्टर में ऐसे ऐसे होंगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होते हैं, जीडीपी क्या संकेत देता है? विकास के संकेत को देता है, बढ़ रहा है मतलब अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। जीडीपी की गणना 3 तरह से की जाती है, जैसे कि मैं आपको सरल तरीके से बता दे रहा हूँ। एक तो प्रोडक्शन मेथड है, कितने उत्पादन हो रहे हैं देश में। और एक है इनकम मेथड है, जिसमें कि उस उत्पादन से कितना आय आ रहा है। और एक है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें कि खर्च किए गए राशि के आधार पर है। और वो बजट वजट के सेशन में मैं डिटेल किसी दिन आपको बता दूंगा। तो ये जीडीपी के प्रोजेक्शंस हैं।
अगला जो पार्ट जहां पर इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। आइए और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। लिक्विडिटी और बैंकिंग सेक्टर। लिक्विडिटी जो है रिमेन्स टाइट ड्यू टू गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस। लिक्विडिटी अभी भी टाइट है। आरबीआई जो है वेरिएबल रेपो रेट जो उसकी फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें वो कंडक्ट करता रहता है। और मार्केट जो है ऑर्डरली सही कंडीशन में क्रेडिट फ्लो चलता रहे इसके लिए रेपो रेट को कंट्रोल करता है। और उसी के तहत उन्होंने रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन अभी नहीं किया है। फॉरेक्स रिजर्व का जो फंड देख लीजिए 640+ बिलियन यूएस डॉलर में है, स्टेबल है। और रुपी जो है ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर इन्होंने दिया है। ग्लोबल रिस्क हैं जैसे कि आप इतने सारे बाहर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिक्स, टेरिफ वॉर, फेड इंस्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके रिस्क जो हैं हमको झेलने पड़ते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं क्योंकि ये हमारे फॉरेन रिजर्व्स को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जो रेवेन्यू होता है उसको भी वो फर्क पड़ता है। साथ ही जो हमारे देश के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं वो बाहर जाती हैं तो वो रेवेन्यू हमारे पास आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक्सटर्नल रिस्क जो है हम उससे इम्पैक्ट होते हैं। तो क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो ईयर टू ईयर क्रेडिट ग्रोथ सितंबर 2025 में 14% है, जो कि अच्छा माना जाएगा। 14% का क्रेडिट ग्रोथ है। मतलब जो देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को 14% के आधार पर रेट दे रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो टर्म डिपॉजिट के तहत वो इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि आजकल जनता जो है काफ़ी समझदार हो गए हैं। वो पैसे को जो है मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा इसलिए आजकल इतना इजी भी हुआ है। ईयर वाई ईयर का मतलब ईयर ओवर ईयर, ईयर वर्सेस ईयर, पिछले साल से इस साल, मतलब सितंबर टू सितंबर, ऐसा उसको बोलते हैं। वाई जहाँ होता है पिछले सितंबर 24 से इस सितंबर 25 में 14% का ग्रोथ है। एनबीएफसी सेक्टर में भी जो काफ़ी स्टेबिलिटी है लिक्विडिटी बफर्स में। कुछ की अनाउंसमेंट यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। रिटेल डायरेक्ट इस स्कीम एक्सपेंशन किया गया है। रिटेल डायरेक्ट एक ऐसा स्कीम है जहाँ पर सामान्य भारत के नागरिक भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी बिल और ये सारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप्रूव्ड हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डिजिटल जो रूपी क्रॉस बॉर्डर पायलट सिस्टम है उसमें भी उन्होंने काम के लिए की अनाउंसमेंट दिया है। डिटेल किसी डिजिटल वाले में सेशन में चर्चा करेंगे। प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो प्रोजेक्ट लोन है उनमें चेंज किया है। जो कुछ मेजर जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, चार बड़े रिफॉर्म्स, वो उस पर हम लोग बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो क्रेडिट स्कोरिंग है उस पर भी वो की अनाउंसमेंट यहाँ पर दिया है। चार बड़े रिफॉर्म्स के बारे में इसमें बताया गया है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला रिफॉर्म्स यहाँ पर देखिए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का फ्रेमवर्क प्रोविज़न के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाया है या उस पर जो है प्रपोज किया है, ड्राफ्ट गाइडलाइन दिया है। अभी वर्तमान में जो हम आईरेक्ट नॉर्म्स होता है, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम कस्टमर जो है रेगुलर तरीके से किस्त पे करता रहता है तो हम उसको स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। अगर इरेगुलर रहा तो उसको फिर एसएमए कैटेगरी में कहते हैं। और स्टैंडर्ड में प्रोविज़न नॉमिनल होता है और अगर एसएमए कैटेगरी है उसमें भी प्रोविज़न स्टैंडर्ड ही जैसा होता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क। जैसे ही पुराने फ्रेमवर्क की बात करें, जो आयरेक्ट नॉर्म्स और प्रोविजनिंग नॉर्म्स होता है, उसमें क्या होता है, कोई खाता अगर रेगुलर पे कर रहा है ईएमआई और उसके बाद डिले होने लग गया तो 30 डेज तक डिले है तो एसएमए 0, 31 से 60 डेज तक डिले है तो वो एसएमए 1, और 61 से 90 है तो एसएमए 2, और उसके बाद 91 डेज से या उससे ज़्यादा हो गया तो एनपीए कर देते हैं। एनपीए करने के बाद फिर सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल और लॉस तरह से प्रोविजनिंग होता है, जिसको इनकर्ड लॉस बोलते हैं कि वो लॉस हो ही गया। अब किस्तें नहीं दे रहा है, ब्याज नहीं पे कर रहा है तो लॉस हो ही गया।
उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने कह रहा है कि अगर बैंक को लगता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल से लगता है कि कोई एक्सपेक्टेड लॉस इसमें होने वाला है, अभी लॉस हुआ नहीं है, तो भी उसके लिए प्रोविजन कर ले। समझ में आया तो बोलिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आया समझ में सुरमंतो जी? यस आया सर, सर। बोल रहे हैं। मैंने प्रोविजनिंग करने का यहाँ मीनिंग क्या था, वही चीज है यहाँ पर इसका, हम्म। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पुराना जो आयरेक नॉर्म्स है उसमें कहता है कि जब आपका ब्याज आना बंद हो गया, 90 दिन से ब्याज आना बंद हो गया या मूलधन का आना बंद हो गया, तो हम उसको एनपीए कहते हैं, साधारण सी बात में, है ना। अब आरबीआई कॉन्सेप्ट लाई है ड्राफ्ट फॉर्मेट में, इस प्रोविजनिंग के लिए फ्रेमवर्क है कि कह रहे हैं कि अगर बैंक को अपने अंदरूनी कंट्रोल सिस्टम अप्रोच में सुधार करना है और बैंक को ये उसमें एक्सपेक्टेड लॉस नज़र आता है, तो उसके लिए प्रोविज़न पहले कर लीजिए, अभी लॉस हुआ नहीं है। ठीक है, अभी एनपीए हुआ नहीं है लेकिन प्रोविज़न कर दीजिए। अभी एनपीए नहीं हुआ तो हम प्रोविज़न 0.25% करते हैं ना। यस सर। तो बैंक को लगता है कि एक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है, तो वो उसके लिए एक प्रूडेंशियल फ्लोर चालू करे और अपना जो प्रोविज़न है बढ़ा के रख ले, मतलब अपने आप को मजबूती कर ले, अभी लॉस नहीं हुआ है, इसके लिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस किया, प्रोविजनिंग के लिए दिया है। तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। कुछ तो कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है सर, हाँ, वो तो तो। वो बोल रहा है कि आप जब कमा रहे हो ना 10 करोड़ 25, मतलब 1,000 करोड़ अगर क्वार्टरली कमा रहे हो, 4,000 करोड़ क्वार्टरली अगर आप कमा रहे हो, नेट प्रॉफिट अगर आपका है, तो उसमें से जो है प्रोविजनिंग बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए इंटरनल मैकेनिज्म देंगे कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैसे आप डिसाइड करोगे। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि आपके इंटरनल उन्होंने क्रेडिट मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में उसको डालेंगे। किसी पार्टी को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आता है या फंड डाइवर्सन हो जाता है, एक्टिविटी बंद हो जाता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री दिया आपने 100 करोड़ की, और फैक्ट्री जो है, जो प्रोजेक्ट फैक्ट्री दिया था जिस आधार पर पैसा लगने पर क्रमवार तरीके से हो रहा है, उसका अगर 80% भी कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो आप एक्सपेक्टेड लॉस डाल दो, इस तरह का एक फ्रेमवर्क आएगा। तो इसमें हम आरबीआई कहता है कि आप और एक्सपेक्ट, यही इसी को कंजर्वेशन बफर कहते हैं क्या सर? नहीं नहीं कंजर्वेशन बफर। वो बेसल बेसल गाइडलाइन है, वो बेसल गाइडलाइन है, ठीक है। बेसल गाइडलाइन तो अलग बात है, वो ना वो रिस्क वेट पर है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की बात हो रही है, आयरेक नॉर्म्स का बढ़ा हुआ रूप, ठीक है। और ये जो एक्सपेक्टेड लॉस के लिए जो गाइडलाइन दिया है, उन्होंने सिविल कॉमर्शियल बैंक्स के लिए दिया है, जिसमें आरआरबी शामिल नहीं होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स रहेंगे। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो ड्राफ्ट गाइडलाइन जो दिया है, ये आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको दिखेगा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में जो है फ्रेमवर्क में प्रोविजनिंग में फ़ायदा क्या होगा कि जो फ्यूचर लोन लॉसेस होंगे बैंक के या होने वाले होंगे, जो भी हुए नहीं हैं, उसके लिए भी बैंक के पास पहले से ही प्रोविज़न होगा, तो बैंक स्ट्रांग होंगे। करंट मॉडल में क्या है, बैंक का एनपीए हो जाता है, प्रोविजन करते हैं, मतलब एक्चुअल डिफॉल्ट होता है तब प्रोविजन करते हैं। ये रिएक्टिव अप्रोच है। और ये जो प्रपोज्ड चेंज है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, उसमें क्या होगा, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, प्रोविजन पहले रख दिया, बैंक मजबूत है। और यहाँ पर हम लोग पहले से ही तैयार हैं, प्रिवेंटिव टाइप तरीके से तैयार हैं, बॉरवर डाटा फोरकास्ट, बैंक थोड़ा और चौकस हो जाएगा, मॉनिटरिंग बढ़ा देगा। तो ये इफेक्टिव 1 अप्रैल 2027 से कॉमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रहेगा। आरआरबी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें नहीं रहेंगे। और ट्रांजिशन पीरियड रहेगा 31 मार्च 2031। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। मान लीजिए सपोज 1 अप्रैल 2027 से इम्प्लीमेंट होता है, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस तो ज़्यादा अचानक ज़्यादा प्रोविज़न हो जाएगा। जब ज़्यादा प्रोविज़न हो जाएगा तो बैंकों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो ट्रांजिशन पीरियड में धीरे धीरे 2027 में कुछ परसेंटेज प्रोविज़न करेगा, ऐसे करते करते 31 तक उसको करेगा। तो ये एक बड़ा फ्रेमवर्क है आरबीआई का, जिन्होंने अभी किया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का। और इस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस से क्या होगा
कि अब 2018 में कुछ जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस यस बैंक का भी हुआ था, इनमें जो शॉक्स आते हैं या बैंकों को दिक्कत आती है, इसमें रोकथाम लगेगा और बैंक स्टेबल होगा, क्योंकि बैंक के पास हायर प्रोविजनिंग है और एक लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट जो है यहाँ पर दिखेगा। तो इसलिए बैंकों को ये फ्रेमवर्क दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव वो है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। आप देखे होंगे जब भी कोई कस्टमर जो बैंकों में डिपॉजिट रखता है उसके डिपॉजिट का एक इंश्योरेंस होता है। कितने रुपए का इंश्योरेंस होता है, कोई साथी बताएंगे कितने रुपए का इंश्योरेंस होता है? सर 5 लाख। 5 लाख का। 5 लाख का। 5 लाख का इंश्योरेंस होता है। तो 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक एक डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है जो डीआईसी जिसी के तहत होता है। उसका प्रीमियम होता है 12 पैसा प्रति सैकड़ा सालाना होता है, जो 6 6 महीने में जमा करना होता है। तो ये जो प्रीमियम है वो सभी बैंकों के लिए समान है, बराबर है। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट भारतीय रिजर्व बैंक लाया कि उन्होंने कह रहे हैं कि इसको रिस्क बेस्ड प्रीमियम पे करेंगे। अगर कोई बैंक स्ट्रांग है तो उसको प्रीमियम कम पड़ेगा, कोई बैंक अगर वीक है तो उसको प्रीमियम ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं, 12 मैक्सिमम है। तो सपोज मान लीजिए आपका पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रांग बैंक है या स्टेट बैंक स्ट्रांग है, तो उसको प्रीमियम थोड़ा कम पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा कंपटीशन होगा, बैंक अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे काम करेगा, हेल्दी अपना पोर्टफोलियो रखेगा और इसमें बचत होगी वहाँ पर। क्योंकि अगर बैंक का कंडीशन ठीक नहीं है, सुपरवाइजरी रिव्यू उसका होगा और उसमें नहीं है, तो उसको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन प्रीमियम मैक्सिमम 12 पैसा प्रति सैकड़ा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो अच्छे बैंक हैं, मजबूत बैंक हैं, उनको प्रीमियम कम पड़ेगा तो उनका पैसा बचेगा। और जब अच्छे बैंक है तो उनका डिपॉजिट भी ज़्यादा रहेगा, तो प्रीमियम में ज़्यादा बचत होगी, और बचत होगी तो वो प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस या रिस्क मैनेजमेंट है उनका तगड़ा होगा, या जो अच्छे बैंक हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, और एक अच्छा मार्केट डिसिप्लिन होगा, और दूसरे बैंकों में भी एक अच्छा कंपटीशन होगा। और जो रिस्की बैंक हैं जिनमें कंट्रोल कम है, तो वहाँ पर वो हायर कॉस्टिंग होगी, उनकी लागत ज़्यादा होगी, और जो अच्छे बैंक हैं उनका पैसा बचेगा। तो स्ट्रॉन्ग बैंक बेनिफिट्स पाएंगे, उनको खर्चा कम होगा। लेकिन कस्टमर का जो ये डिपॉजिटर कवरेज है वो 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये दूसरा बड़ा बदलाव है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। तीसरा बड़ा बदलाव जो है बेसल कैपिटल नॉर्म्स में है। बेसल क्या कहता है, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर जो बैंक है जिसको बेसल कहते हैं, वो जैसे भारत के बैंकों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आरबीआई सेटल करता है, तो पूरे देश के जो सेंट्रल बैंक है उनमें कोई सेटलमेंट हो तो उसको बेसल जो है सेटल करता है। वो कहता है बैंकों को कि बैंकों को मजबूत होने के लिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक रिस्क का सामना करते हैं। 3 तरह के मेजर रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो उसके लिए उनको कैपिटल रखना पड़ता है। तो इसी तरह वो बोलता है कि बैंकों के पास एक कैपिटल बफर होना चाहिए ताकि रिस्क को या शॉक को सहन कर पाए। तो जो प्रपोज्ड नॉर्म्स है वो 1 अप्रैल 2027 से होगा। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट देंगे उनमें रिस्क वेट कम होगा, और जो रेसिडेंशियल रियल इस्टेट है उनमें रिस्क वेट कम होगा, हाउसिंग लोन में भी रिस्क वेट कम होगा। मतलब रिस्क, हर एसेट का एक रिस्क होता है, उसको कम करने के लिए दिया है। डिटेल गाइडलाइन अभी आया नहीं है कि कितना परसेंटेज कम करेगा, लेकिन जब डिटेल गाइडलाइन आएगा तो भी चर्चा करेंगे। लेकिन एमएसएमई मान लीजिए वहाँ पर 100% है, तो आपको एक मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो 75% हो सकता है कम करके। रेसिडेंशियल में आप देखे होंगे जहाँ भी लोन टू वैल्यू रेशियो है उसके आधार पर यहाँ पर रिस्क वेट होता है। रिस्क वेट ज़्यादा होने से बैंक लोन ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बैंक को पास कैपिटल रखना पड़ता है। तो रिस्क वेट को कम करेंगे तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन तेज़ी से कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे, क्योंकि रिस्क वेट कम है, रिस्क लोअर वेट पर है, तो बैंकों को पूंजी की कम ज़रूरत होगी। ये बात इससे समझ लीजिए। तीसरा रिफॉर्म है ये आरबीआई ने लाए हैं। पहला रिफॉर्म जो है मैंने बताया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉट,
लॉस। दूसरा रिफॉर्म है डीआईसीजीसी का, रिस्क बेस्ड प्रीमियम आ गया, जो अच्छे बैंक होंगे उनको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और तीसरा है कि जहाँ रिस्क वेट है वो लोअर रिस्क रेट एमएसएमई में करेंगे, रियल इस्टेट में करेंगे, हाउसिंग लोन में करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? एमएसएमई के लोन जो हैं वो सस्ते होंगे, और घर खरीदने जो हैं उनमें उनको भी कम सस्ते में लोन मिलेगा। साथ ही बैंकों को कम कैपिटल की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोगों को लेंडिंग कर पाएंगे, और इसमें जो है क्रेडिट एक्सपेंशन तेज होगा। एक और जो रिलैक्सेशन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, कि जो बैंकें इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनमें रिस्ट्रिक्शन था उसको थोड़ा रिलैक्स किया है। मतलब करंट रिस्ट्रिक्शन ये था कि जो भी बैंक है वो कोर बैंकिंग बिजनेस करते थे, लेकिन उसके अलावा वो इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस बिजनेस या सब्सिडरी बिजनेस में वो उसको ओवरलैप नहीं करने देता था, परमिशन नहीं मिलता था। ताकि, क्योंकि इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे बैंकिंग कर रहे हैं आप, अगर अपना बैंक इन्वेस्टमेंट किसी और सब्सिडरीज वगैरह में करने लगेंगे तो आप कोर इंटरेस्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन आरबीआई ने प्रपोज चेंज में ही कहा है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप थोड़ा ओवरलैप कर सकते हैं, कि अपने ग्रुप बिजनेस एक्टिविटी में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बात जो है की है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, बैंकों ने अपने जो पैसा है उसमें खुद के इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूसरी जगह बिजनेस जो एक्टिविटी है अपने ग्रुप एक्टिविटी में उसको ओवरलैप करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी एक दिया है, ये भी एक बड़ा चेंज किया है। एक और बदलाव किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ने। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में आप देखे होंगे कि 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक देश ने ये कहा कि जो भी इंडियन एक्सपोर्टर हैं, जो देश में सामान बनाते हैं और विदेश में भेजते हैं, उनको एक अनुमति दिया था उन्होंने 2025 जनवरी में, कि वो विदेशी बैंकों के साथ वो एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं। ताकि विदेशी बैंकों के साथ खोलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कि प्रोडक्ट इंडिया में बना है और वो प्रोडक्ट जो है विदेश में भेजते हैं, तो वहाँ से फॉरेन करेंसी में मिलता है, तो कलेक्शन वगैरह जल्दी हो जाए, क्विक कलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने अनुमति दिया था कि इंडियन एक्सपोर्टर जो है विदेशी बैंकों में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन की रखा था कि उस खाते में 1 महीने के अंदर सारा पैसा रिपेट्रिएट कराना है इंडिया में। उसकी लिमिट 1 महीने से बढ़ाकर उसको 3 महीना कर दिया। क्योंकि 1 महीना, तो इससे क्या हो गया, उनको थोड़ा एक सुविधा मिल गया। कि मैं बताया ना, भारतीय रिजर्व बैंक थोड़ा सर्वे करते रहता है और उसके आधार पर, फीडबैक के आधार पर चेंज करते रहता है। तो ये कितना बड़ा बदलाव किया कि यहाँ के एक्सपोर्टर हैं इंडिया के, सामान बनाते हैं, विदेश भेजते हैं, वहाँ से फॉरेन करेंसी में पैसा मिलता है, चेक मिलता है, तो वो उनको अनुमति दिया कि विदेश में फॉरेन जो बैंक हैं वहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल लें आउटसाइड इंडिया। वहाँ पर जो है उनके अमाउंट जमा हो जाए, 1 महीने के अंदर वो रिपेट्रिएट कर सकते थे। उसके लिए समय थोड़ा दे दिया, अब 3 महीना। तो एक बड़ा बदलाव जो है किया गया फॉरेन एक्सचेंज में। एक मर्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन में भी उन्होंने बदलाव किया है। मर्चेंट ट्रेड ट्रांजेक्शन में उन्होंने जो उसके एक्टिविटी है मर्चेंट ट्रेड के लिए, उसके एक टाइम दिया था 4 महीने, जिसे बढ़ाकर 6 मंथ कर दिया एमटीटी के केस में भी। अब टोटल समरी की बात करें तो पॉलिसी रेट में कोई चेंज नहीं है, याद रखिए। रेपो रेट 5.5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75%, बैंक रेट 5.75%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25%, और रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीआरआर जो है 3.5%, और एसएलआर 18%, जीडीपी ग्रोथ 7%, और इन्फ्लेशन वगैरह का जो टारगेट होता है 4 ± 2% है। तो ये समरी है। साथ ही आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के समय इन्फ्लेशन, बैलेंस्ड इन्फ्लेशन और ग्रोथ अप्रोच को लेके काम करती है और पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डिजिटल इनोवेशन के लिए कमिटमेंट है। आप देखे भी होंगे भारत में डिजिटल बैंकिंग में
जो डिजिटल का है परसेंटेज वो बढ़ता जा रहा है, 85% से ऊपर हो गया। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो है दिसंबर 2025 में है। अभी भारत सरकार या आरबीआई की जो पहल है वो डिजिटल लैंडिंग पर है। आने वाले दिनों में डिजिटल लैंडिंग में क्रांति आपको दिखेगी। जिस तरह की आपके डिपॉजिट में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक उसी तरह लोन में भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे। तब टैरिफ वॉर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर हम लोग का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में? किसका प्रॉब्लम हो रहा है? टैरिफ वॉर जो हम लोग को, जो अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है इंडिया में। हाँ, उसमें मार्केट फर्क पड़ेगा ना, सरकार उसके लिए काम कर रही है। इसीलिए हालांकि अभी फर्क जो है किसी भी रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो दिखेगा टेरिफ वॉर में। उसके लिए उन उन लोग के पास वैकल्पिक उपाय कर रहे हैं। एक दिन टेरिफ वॉर पे डिस्कस कर लेंगे क्या उसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। कंक्लूजन तौर पर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक इतने सारे रिफॉर्म्स ला रही है ताकि देश का जो है ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ हो, और देश में जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट हो सके, और लोगों को सुविधाजनक तरीके से राशि ज़रूरतमंद लोगों को मिल पाए, और इंडिया का बैंकिंग सिस्टम मोर रिजिलेंट हो, और ज़रूरतमंद लोगों के हिसाब से ही उनको मिल पाए, और बैंकों की मजबूती बढ़े। इस तरह सभी तरह से देख के भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के विज़न को सपोर्ट करे। ये सब देखते हुए जो है ये नीति निर्धारण किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज के सेशन से आपको मॉनेटरी पॉलिसी विस्तार से समझ में आया होगा। सेशन थोड़ा लंबा था इसलिए एमसीक्यू नहीं बना पाए। अगले सेशन में मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें बता दूंगा। आप लोग रिकॉर्डेड इसी वीडियो दीजिएगा। रहिए। और आज का सेशन रिकॉर्डेड कैसा वीडियो दे लगा, दें। आप लोग जरा थोड़ा फीडबैक बताइए कि सेशन। चला सर। देखिए, ज़्यादातर लोग तो जानते हैं जैसे जो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दोबारा तिबारा पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सरल तरीके से समझ में आता है। हमारे राम बाबू जी बहुत अच्छा समझाते हैं। और विश्वजीत बोल रहे हैं स्पीड से करिए सर थोड़ा। विश्वजीत जी काफ़ी बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो पहले जानकार हैं, तो वो जानते होंगे, तो उनके लिए स्पीड थोड़ा कम होगा। लेकिन मैं क्या है थोड़ा सा समावेशी तौर से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि जो विजन जी और कोई साथी छवि जी पढ़ रहे हैं ना, अंकिता जी, तो हो सकता है वो स्टार्ट कर रहे हों, इसलिए मैं सरल तरीके से धीरे धीरे रिपीट करते हुए बताता हूँ। ये मेरा मेथडोलॉजी है विश्वजीत जी, मेथडोलॉजी है। नहीं सर, एकदम आप एकदम सही पढ़ा रहे हैं। हाँ ऐसे पढ़ाएंगे तभी मन में इंस्पायरेशन हाँ आएगा सर। हाँ, क्योंकि हाँ, राम बाबू जी कह रहे हैं आपका पढ़ाया गया विषय याद रह जाता है। हाँ, यही यही तरीका होता है। बाकी सभी साथियों का सम्मान है। सबके विचार अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप अलग अलग ज्ञान कौशल सब में रहता है। क्योंकि मैं मेंटर तो हूँ तो बैंकिंग ज्ञान में आप सर खान सर के बराबर है सर, डॉक्टर खान। हाँ, तो तुलना करना किसी के साथ गलत होगा, क्योंकि सबका महत्वपूर्ण अलग अलग महत्ता होती है ना। और सब खास हैं, और आप लोग भी खास हैं। बस कोशिश ये करिए कि अपने अंदर की ज्योति एक जलती रहे, ताकि अपने आसपास उजाला हो, और वही उजाला आपको अंधकार के एक छोर से दूसरे छोर ले जाने में काम आएगा। आप चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, और कांटों की या अंधकार की फिक्र मत करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दुआएं भी हमारे साथ हैं, और आपके दुआएं भी बहुत हैं, मतलब हमारे साथ दुआएं भी बहुत हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। आप सभी इसी तरह सीखते रहिए। बिजन जी, अच्छा लगा आपको, सीखने मिला कुछ? अंकिता जी हिंदी में बोल दीजिए, आपको अच्छा लगा कुछ? अंकिता रानी जी। अच्छा, रात का समय हो जाता है ना, तो आप लोग मतलब ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं समझ पाता हूँ। आप सभी साथियों के लिए मैं हौसला देता हूँ। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ। आने वाले फेस्टिवल हैं, बैंक में कामकाज ज़्यादा होगा, कमिटमेंट भी होंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद भी हैप्पी हम दिवाली लोग सर, एडवांस में। दिवाली थोड़ा लाइव मनाएंगे थोड़ी देर के हैप्पी लिए। दिवाली सर। अब 5 मिनट दिवाली के दिन या किसी दिन मैं लाइव आऊँगा, तो आप लोग भी बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के आ जाइएगा। हम लोग थोड़ा दिवाली की शुभकामनाएं या अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर। चलिए, तो आपसे विदा लेते हैप्पी हैं, दिवाली सर। करेंगे।
हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच। आप सभी से हैप्पी विदा दिवाली लेते सर। हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ गुड रात्रि। नाइट। गुड नाइट।